नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में मुरुड जंजीरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस केस में हमने किरदारों के नाम के साथ साथ घटनास्थल भी बदल दिया है। चल अशोक, भेटतो नंतर, आता घरला चाललो मी. काय यार विनायक, लगता है यार सॉलिड मच्छी हाथ लगी है तेरे. अरे सॉलिड बिलेट का है ना रे मुकुंद, रोज का माल है, रोज का काम है. अरे अच्छी सुनवाई होगी तो रख मेरे वास्ते, वाटा कोलंबी भी रख. तेरे लिए रोज अलग रखता हूँ ना ताजा माल, तो दोबारा बोलने की क्या जरूरत है मुकुंद. तू पण ना. नाही मावशी, 50 म्हटलं ना मी. चल देऊन टाका 50. अरे काय तुम्ही 50 देऊन टाका. चला. अरे हो 50 ला देऊन टाका म्हटलं ना. चला. हा अजून कोण. मानसी बेटा, हाँ इथे ये. एक मिनिट. हा हे घे, रस्ते में जरी मरी माँ का मंदिर आता है ना, वहां चढ़ा देना. हाँ हो बाबा. मानसी, ये इकडे ये. काय झालं बाळा, इतना सुंदर चेहरा तेरा, ऐसे कैरी की तरह क्यों लटका है? किसी के साथ झगड़ा हुआ? हाँ हो बाबा, पेट में थोड़ा सा दर्द है. घाबरू नको. तू स्कूल से आ जा, उसके बाद डॉक्टर साहब को बता देंगे. हाँ हो बाबा. जा बाळ जा. मानसी कैसी है? ठीक हो? चला छोड़ देता हूँ. नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी. अरे नाटक करो ना कुछ. काय झालं? पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ क्या अभी? नहीं हुआ. अरे चल बैठ, बोला ना कुछ नहीं होगा. नहीं मैं चली मानसी, मछुआरे विनायक की बेटी मानसी 12 साल की थी. जनवरी 2012 की बात है. मानसी पेट के दर्द से बेहाल थी और मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब्ड. मानसी अपने पिता के साथ अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने पिता के टैक्सी ड्राइवर दोस्त को कुछ बता पा रही थी. क्या था मानसी का दर्द और उसके अंदर ये हिचकिचाहट क्यों थी? आज आपण समीकरण सोडवूया. काल पण आपण समीकरण सोडवलेली बरोबर. तर आज आपण हा समीकरण सोडवूया. y वजा 7 बरोबर 4. आता समजा y 7 पेक्षा कमी असला पाहिजे की जास्त असला पाहिजे? बरोबर. तर आपण पहिलं घेऊया r. काय गं मानसी, एकदम चुपचाप. वो गौरी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है. किस बात का डर? मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है गौरी. क्या रे तू भी पेट के दर्द से डर रही है? वो गौरी, वो मेरे पेट में ना बच्चा है गौरी. पागल वेड़ी कुटली, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते. सच में गौरी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था. 1 हफ्ते से मेरे पेट में दर्द है गौरी, क्योंकि मेरे पेट में ना बच्चा है गौरी. मानसी ने अपनी क्लासमेट गौरी को एक बहुत ही चौंकाने वाली और डिस्टर्बिंग बात बताई थी.
इस राज को मानसी ने अपने पेट में छुपा कर रखा था, लेकिन अब उसका डर इस राज को उगलवा रहा था, पर साथ साथ उसे एक नया डर खाए जा रहा था, बदनामी का डर। अपनी खास सहेली को यह राज बताकर मानसी ने एक कदम आगे उठा तो लिया था, लेकिन क्या यह उसकी समस्या का हल था? मानसी जी आई, खाना खाया बच्ची ने? नहीं खाया, पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रही। क्या हुआ इसे? ए मानसी, काय झालं बोल। कोई परेशानी है बेटा? अपने आई बाबा को नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? ये इथं बस माझ्या जवळ आहे, मेरे पास बैठ, थोड़ा खाना खा, थोड़ी बातें कर, ऐसे चुपचाप नहीं बैठते भूखे पेट। हाँ तू आ जाए। और क्या बताया उसने? बोल गौरी बेटा। और कुछ नहीं बाबा, बस रोती ही रही। ये बहुत गड़बड़ हो गई गौरी की आई, इस बात को उठाना होगा अभी के अभी। ये बहुत ही सीरियस बात है मैडम, आप ताबड़तोड़ एक्शन लीजिए। हाँ मैम। देखिए, मैं अपने तरीके से सब कुछ संभालूंगी, अपने स्टाफ से बात करूंगी, जो हो सकता है सब कुछ करूंगी, लेकिन आप लोगों से एक विनती है, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बहुत नाजुक मामला है, समझ रहे ना आप? प्लीज। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जो भी कदम उठाएंगे, एक बात का ध्यान रहे कि इस बात से स्कूल के दूसरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। बात ही कुछ ऐसी है, काफी नेगेटिव असर हो सकता है बच्चों पर। तो आप लोग एक एक करके मुझे अपनी राय दीजिए, आपको क्या सही लगता है और क्या गलत। आता आपण बघितलं की 50 लिटर दुधाची खरेदी किंमत किती होते? 50 गुणाकार 12 म्हणजे 600 रुपये. विनायक, 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 काय झालं दामोदर? प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया तुझको, तेरी बेटी मानसी के बारे में बात करनी है। अशोक तू लक्ष्य ठेव, तू ध्यान रखा, मैं प्रिंसिपल मैडम को मिलके आता हूँ। हाँ विनायक, तुम्हारी बेटी मानसी ने तुम्हें अपनी हालत के बारे में बताया? हालत? कैसी हालत? मानसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ मैडम? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मालूम होगा। मानसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। मानसी ने क्या नहीं बताया होगा मैडम? विनायक, मानसी प्रेग्नेंट है, पेट से है वो। ये क्या क्या बोल रहे हैं मैडम आप? ये मानसी पेट से? ये क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ विनायक। मानसी ने ये सब अपनी एक सहेली को बताया, उस सहेली ने अपने माता पिता को बताया और वो यहाँ तक आ गए। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बेटी मानसी इस सब में किस तरह शामिल है, उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस सब का बुरा असर मेरे स्कूल के दूसरे बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। विनायक, मैंने और स्कूल के बाकी टीचर्स ने आपस में बातचीत की और बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि मानसी अब हमारे स्कूल में नहीं रह सकती, उसे ये स्कूल छोड़ना होगा। ये उसका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मानसी किसी भी दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन ले सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, लेकिन वो हमारे स्कूल में नहीं रह सकती, हमें एतराज़ है। आज आपण शिकणार आहोत सजीवांची लक्षणे।
तुम्हाला सजीव म्हणजे माहीत आहेत का? पेशीमय रचना, सजीवों के बीच रहने वाली क्या पेशी ने। आखिर मानसी के साथ क्या हुआ था? उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई थी? लेकिन क्या किसी को मानसी की हालत की फिक्र थी? बिल्कुल नहीं। सबको फिक्र थी इस हालत से निकलने वाले हालात की, दुनिया की भली बुरी बातों की, इज्जत की फिक्र थी, नाम की फिक्र थी, लेकिन उस 12 साल की मासूम बच्ची मानसी की फिक्र किसी को नहीं थी। आखिर क्या हुआ था मानसी के साथ? बोल, किधर मुंह काला किया तूने? इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप, देवा तुला एक मारू नका. काय केलं तिने? हा? क्या किया मेरे बच्चे ने? बच्ची, तेरी बच्ची के पेट में बच्चा है, पाप पल रहा है, पाप. नहीं नहीं, क्या बोलता है क्या तुम्हें? कैसे गंदी बातें कर रहे हो आप? अरे बातें तो सारा गांव कर रहा है कमला. हमको बताने से पहले इसने अपनी वो सहेली है ना गौरी, उसको बताया. उसके माँ बाप सीधा स्कूल पहुंच गए, स्कूल से निकाल दिया इसको. अब पूरा गांव आएगा हमारे दरवाजे पे थूकने के लिए. सब खत्म हो गया कमला. ऐसा क्यों किया तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? आखिर जिंदगी एक ही सपना लेकर जिया मैं कि हमारी मानसी पढ़ लिख कर कुछ करेगी. लड़का नहीं हुआ तो सर पकड़ कर नहीं बैठा मैं. यही सोचा कि लड़की को लड़के की तरह पाल पोस के बड़ा करूंगा, कुछ बनाकर दिखाऊंगा. लेकिन सब बर्बाद कर दिया इसने. इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा कमला, कैसे होगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ. मेरा नाम दीपा है. कुछ बात करनी है आपसे. बैठिए. धन्यवाद. बताइए. मुझे लगता है हमारे स्कूल ने उसके साथ अन्याय किया है. मानसी नाबालिग है, बच्ची है वो. किसी ने उससे बात तक नहीं की. इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बारे में भी डाउट है कि एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है. ज़रूर उसके साथ बहुत गलत हुआ है. और मैंने स्कूल से कहा था कि हमें उससे प्यार से पेश आना चाहिए. छोटी है वो, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है. लेकिन नहीं. हमसे क्या उम्मीद करती हैं? केस दर्ज करें? इंस्पेक्टर साहब, कायदा कानून मुझे मालूम नहीं है. मैं बस इतना जानती हूँ कि आप इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं, सच्चाई को सामने ला सकते हैं. मानसी इस वक्त सदमे में है और उसके आई बाबा बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं. स्कूल ने भी उसके साथ गलत कदम उठाया. ऐसे में सर, आप ही उसकी मदद कर सकते हैं. काय झालं डॉक्टर साहब? नहीं, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है. उसके पेट में दर्द किसी और कारण से हो रहा है. लेकिन तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं रही. संभोग के पूरे सबूत हैं. वो सिर्फ 12 साल की है. उसे शायद पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ. ए सुनो. क्या सर? ये विनायक का घर यही है? मानसी का बाप? सर, घर तो यही है, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं. कुछ पता है कहाँ गए? नहीं साहब, वो तो, अरे सर, उनका नाम लिया और वो आ गए.
देखो विनायक, अगर कोई बात नहीं थी तो तुम अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास क्यों गए? साहब बच्ची के पेट में दर्द था बस। पेट दर्द की वजह से कोई इसे स्कूल से नहीं निकाल सकता। साहब माफ करो, हमको कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है साहब। बाड़ा, घाबरू नको। देख, तेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, हमको सच सच बता दे। किसने किया है सब? हाथ जोड़ते साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए। अगर हमारी बिरादरी में पता चल गया तो आखिर जिंदगी हमें नीचे देखकर चलना पड़ेगा। पाप किया है मेरी बेटी ने, मैं उसका स्कूल ही बदल रहा हूं। 12 साल की बच्ची क्या पाप करेगी विनायक? तुम्हारी बच्ची की जिसने भी जिंदगी खराब की है ना, वो अपराधी है, घिनौना अपराधी, और उसे इस तरह खुला आजाद घूमने का कोई हक नहीं। उसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन उससे हमारा पाप कैसे धुलेगा साहब? साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, हमको बख्श दो, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो साहब। कोई कंप्लेंट नहीं करनी हमको, बात बढ़ाइए मत साहब, बच्ची है। कहा रे विनायक, कहाँ निकली सवारी? छोड़ दूं बाप बेटी को? अरे मुकुंद, हम लोग गणेशपुरी गांव ही जा रहे थे। अगर तू वहीं से जा रहा है तो छोड़ दे हमको। हाँ उसी तरफ जा रहा हूँ, आजा बसा। चल चल, बोला ना। मला नाही जायचे, मैं नहीं जाऊंगी। तमाशा करो नकोस मानसी, चुपचाप गाड़ी में बैठ चल। बाबा मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना बाबा। ये क्या घुसर घुसर शुरू हो गई बाप बेटी के बीच? बसा ना, चल। मुकुंद, मुझे एक काम याद आ गया। तो एक काम कर, तू निकल, हम लोग पहुंच जाएंगे। पक्का ना? हो, ठीक है। कितना अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारी बेटी का, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। हो साहब, बहुत होशियार है मेरी बच्ची, इधर भी खूब मन लगा कर पढ़ेगी। लेकिन वो स्कूल क्यों छोड़ा? तुम्हारे घर के कितने पास है, और यहाँ हमारे स्कूल में आने जाने में कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं साहब, आपके स्कूल के बारे में इतना कुछ अच्छा सुन रखा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो स्कूल क्यों छोड़ा? मन नहीं लग रहा था बच्ची का साहब उधर। हमारा स्कूल नया है, हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि इतनी अच्छी स्टूडेंट हमारे स्कूल में आएगी, कल से आ सकती है। धन्यवाद साहब, खूब खूब आभार। ये तो बोल, जिसने तेरे साथ गलत किया, क्या वो आदमी टैक्सी ड्राइवर मुकुंद था? मानसी, कहीं छोड़ू क्या? नहीं काका, मैं बस चली जाऊंगी। अरे मैं तेरे स्कूल से होते जा रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ। अरे काका मैं चली जाऊंगी। अरे शर्मा मत, बैठ ना, बैठ 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 बैठ। ओ मैम साहब,
कहीं छोड़ दूं आपको? हाँ चल बैठ, आजा आजा आजा। हाँ ये लो। सब मेरे लिए? इतनी अच्छी लगती है? हाँ। ठीक है, रोज दूंगा। पिक्चर देखना अच्छा लगता है तेरे को? बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, आज शाम को चलेगी मेरे साथ? सच? बिल्कुल सच। काका, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। मेरी दी हुई चॉकलेट अच्छी लगती है, मेरे दिए हुए तोहफे अच्छे लगते हैं, तो बदले में मुझे कोई तोहफा नहीं दोगी? हाँ, गलत बात है ना। मुझे ये अच्छा लगता है। पूरे 6 महीने से विनायक का पड़ोसी और अच्छा दोस्त मुकुंद उसकी 12 साल की बेटी के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देकर मुकुंद ने 12 साल की बच्ची का विश्वास जीत लिया था और अब वो उसे आए दिन इस्तेमाल कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। और फिर एक दिन नहीं, ये नहीं हो सकता। पेट का दर्द किसी और वजह से होगा। लेकिन काका, एक हफ्ते से रोज दुख रहा है, खूब दुखते काका। ये नहीं हो सकता, तू पेट से नहीं हो सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तेरे साथ, मैंने सभी बातों का ध्यान रखा है। लेकिन काका, मेरे पेट में ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है। पागल हो गई है क्या? देखिए, फालतू बातें मत कर और ये बात किसी के सामने बोलना मत। मुंह बंद रख अपना, स्कूल जा और अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, समझ गई? बाबा देवा शपथ, मुझे नहीं मालूम था काका क्या कर रहे, क्यों कर रहे ये भी नहीं मालूम था। बस इतना पता था कि कुछ गलत कर रहे, लेकिन बोलने से मुझे बहुत डर लग रहा था बाबा। मैं बुरी नहीं हूँ बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था। देखिए दीपा जी, हमने मानसी के पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कंप्लेन लिखवाने को तैयार ही नहीं। उसने तो हमें मानसी से बात तक नहीं करनी थी। ऐसे केस में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। पर सर, वो बच्ची मेरी स्टूडेंट न चाहते हुए कितना सब भुगत रही होगी, क्या क्या हो रहा होगा उसके साथ। देखिए, आपको जो लगता है वो हमें भी लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम बिना केस दर्ज किए किसी क्रिमिनल को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक सुझाव है, अलीबाग में LCWA का एक दफ्तर है। LCWA? लोकल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। अगर वो लोग चाहेंगे तो मानसी के पिता को जरूर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। जी, धन्यवाद। मैं पहले इसे स्कूल छोड़ूंगा, फिर वहीं से समंदर पर चला जाऊंगा। आज ना चूकिएगा मत, 3 दिन हो गए समंदर पे गए हुए। तो झक नहीं मार रहा हूं मैं, अपनी बच्ची खुद की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझी तू? इस लड़की के कांड के बाद हम लोग जिए भी तो कैसे जी? विनायक,
विनायक, तुम्हारी लड़की को हम हमारे स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते। क्यों साहब? अरे ये पढ़ाई में कितनी अच्छी है, ऐसा आप ही ने कहा था ना। जानता हूं मैं ये पढ़ाई में कितनी अच्छी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मानसी को पिछले स्कूल में से क्यों निकाला गया था। देखो विनायक, ऐसी लड़की को हम हमारे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते। मेरी बात मानो, कुछ दूसरा सोचो। देखिए, हमने जो भी फैसला लिया वो हमारे स्कूल के बच्चों के हित में था। आपके स्कूल की एक बच्ची मानसी टंडन, उसे आपने स्कूल से बाहर निकाला, उसके हित के बारे में नहीं सोचा आपने? तो और हम कर भी क्या सकते थे? इंसान है आप, इंसानियत से पेश आ सकती थी। आपने तो उस बच्ची के साथ रत्ती भर भी संवेदना नहीं दिखाई, और ऊपर से दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल को आपने ये बता दिया कि आपने मानसी को अपने स्कूल से क्यों डिसमिस कर दिया है। इसके कारण उस बच्ची को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं दी गई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बात मेरे स्कूल से या मेरे ऑफिस से लीक नहीं हुई है। ये उन लोगों को कहीं और से पता लगा होगा। ये खबर आपके ऑफिस से कहीं और गई है, और उसे कबूल करने की आप में ना हिम्मत है और ना गरिमा। मिसेस सुमित्रा पर्वे, आपने जो कुछ भी किया है वो उतना ही बड़ा जुर्म है जो उस आदमी ने किया है। पढ़ी लिखी है आप, स्कूल की प्रिंसिपल है, आपका फर्ज बनता था कि आप उस बच्ची को लेकर समझदारी से काम लें। देखिए मैडम, मेरा अपने स्कूल के बाकी बच्चों के लिए भी कोई फर्ज बनता है। आप ही सोचिए, 12 साल की मानसी अगर प्रेग्नेंट हालत में स्कूल में आती तो स्कूल के बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ता, बताइए। आपसे किसने कहा कि मानसी प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने? नहीं ना। फिर आपने कैसे सोचा कि एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? बस किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया, और फिर बिना सोचे समझे आपने झटपट ये फैसला किया। मिसेस सुमित्रा जी, मानसी प्रेग्नेंट नहीं है। बस डर के मारे उसे ये वहम हो गया था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मानसी प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन हद से ज्यादा अब्यूज हुई है। बार बार लगातार उस बच्ची के साथ शोषण हुआ है। अरे ऐसी बच्ची को प्यार, मोहब्बत और अपनेपन की जरूरत होती है, ये नहीं कि उसका बहिष्कार किया जाए। शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है सुमित्रा जी। जिस संस्था को प्रोग्रेसिव विचारों का गढ़ होना चाहिए, उस संस्था की अध्यक्षा एक इतनी गंवार और संकुचित विचारों की साबित हुई हैं। बौखलाए हुए माँ बाप और शौक में तड़पती बच्ची को मदद का हाथ देने के बजाय आपने क्या किया? उस बच्ची को और दर्द दिया, पीड़ित को सजा दी। सजा तो अब आपको होगी मैडम। पहले हम बच्ची के माँ बाप से बात करेंगे और फिर आपके खिलाफ तगड़े से तगड़ा केस फाइल करेंगे। नको ताई नको, मेरी बच्ची और हम दोनों ने बहुत दर्द सहा इन बातों को लेकर। अब पुलिस में कंप्लेन लिखवाकर हम अपने आप को किसी जाल में फंसाना नहीं चाहते, ताकि वो गंदा आदमी तुम्हारी मानसी जैसे कई और बच्चियों को अपने जाल में फांसता रहे। विनायक, मैं आखिर दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता ना ताई। मुझे तो सिर्फ अपनी बिरादरी में अपनी इज्जत संभालनी है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि लड़की पेट से नहीं है, नहीं तो क्या मुंह दिखाते हम लोग गांव को। इसके इस पाप की वजह से हम सबको जिंदगी भर की सजा हो जाती। कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, और वैसे भी मानसी ने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि उसके साथ तो घोर अन्याय हुआ है। हम इस अन्याय के साथ जी लेंगे, जहर का घूंट पीकर हजम करके जी लेंगे। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। बहुत होशियार है मेरी मानसी, अच्छे नंबर आते हैं उसके। एक बार नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगी तो इस हादसे को भूल जाएगी। हम सब भी आगे बढ़ेंगे, भूल जाएंगे इस बात को। बस इतना कर दीजिए हमारे लिए। छोटी बच्ची है, कोर्ट कचहरी, बिरादरी में बदनामी, हमारी मजबूरी समझिए आप लोग।
मुकुंद, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू अपना मुंह मत खोलना कभी। नहीं खोलूंगा। बहुत मेहरबानी होगी। मानसी का गुनहगार कौन है, क्या ये कभी सामने आ पाएगा? लोकल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से मानसी को एक नए स्कूल में एडमिशन दिया गया, जहां उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। जिस आदमी ने 12 साल की मानसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, वो खुद 2 बच्चों का बाप है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानसी का पिता विनायक आज भी ये समझ रहा है कि पाप उसकी बेटी ने किया है। उसने पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की कि वो इस मामले की तहकीकात ना करें, वरना उसका परिवार बदनामी और शर्मिंदगी के मारे बर्बाद हो जाएगा। मानसी के स्कूल की एक साहसी टीचर अगर सामने आकर मानसी के लिए न्याय की मांग नहीं करती, तो शायद ये शर्मनाक वाकया कभी रोशनी में आता ही नहीं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, लेकिन हमने इसे दिखाना जरूरी समझा ताकि आप, हम और हमारे बच्चे इस बात से सचेत रहें कि उनके आसपास के लोग उनके साथ कोई गलत हरकत न करें। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे हर इंसान से डरें, लेकिन जरूरी ये है कि वो गलत इरादे वाले लोगों को पहचानें। अगर उन्हें जरा सी भी दस्तक सुनाई दे कि कोई उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आवाज उठाएं और अपने बड़ों तक पहुंचाएं, और बड़े उन्हें आश्वासन दें कि वो गलत नहीं है, दोषी नहीं है। इस केस का एक दूसरा पहलू है जिसने हमें हैरान कर दिया, वो ये कि शहरों से मीलों दूर, प्रगति से कोसों दूर इस देश में एक और दुनिया भी है, जहां एक गरीब और मजबूर पिता आज भी ये मानता है कि पाप उसकी बच्ची ने किया था, जबकि सच तो ये है कि गलत और अपराध तो उस बच्ची के साथ हुआ था। हम ऐसे पिता की बड़ी आसानी से निंदा कर सकते हैं कि वो कमजोर है, अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर सच्चाई तो ये है कि मानसी के पिता विनायक की दुनिया हमारी दुनिया से पूरी एक सदी पीछे है। और हकीकत यह है कि 2012 के भारत में ऐसा पिछड़ापन एग्जिस्ट करता है। हमारे नजरअंदाज करने से या ना करने से सूरत हाल बदलने नहीं वाला। यह केस एक जबरदस्त दस्तक है कि जिस प्रगति की हम बात करते हैं, जिस नजर से हम शाइनिंग इंडिया को देखते हैं, वो नजर मायोपिक है, अदूरदर्शी है, धुंधली है। ऐसा माना जाता है कि हर माँ बाप अपने उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देकर पालन करते हैं जो औरों से कमजोर हो। तो फिर क्या यह सही है कि प्रगति और मॉडर्नाइजेशन सिर्फ देश के उस हिस्से को मिले जो ऑलरेडी अच्छी तरह से पल रहा है, और जिस हिस्से को इस प्रगति और मॉडर्नाइजेशन की सही मायने में जरूरत है, वहां तक ये पहुंचता ही नहीं? हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बन बन घूमे श्री राम जी, ढूंढत खोजत सीता माई के, संगे लक्ष्मण साथ निभावे। तो भैया बहुत कठिन समय था वनवास का, दुष्ट रावण ने कर लिया था हरण सीता माई का। घने जंगलों की गहराई में एक जंगल की बेटी कर रही थी इंतजार कि कब प्रभु राम के पावन चरण उस जंगल में पड़ेंगे। जी हाँ भाइयों, इस स्त्री का नाम था माता शबरी। हाथ जोड़ी जोड़ी पग निहारे, सिया राम जी स्वयं पधारे। प्रभु राम को साक्षात देख माता शबरी फूले नहीं समाती है। माता शबरी की टोकरी जंगली बेरों से भरी थी। अपने उत्साह में माता शबरी ने हर एक बेर को चखा और उसके बाद ही प्रभु राम को अर्पित किया। लक्ष्मण भैया को ये बात कतई नहीं जमी। सवाल उठा दिमाग में,
कि भैया एक आदिवासी स्त्री के झूठे बेर भला कैसे खा सकते हैं। तत्पश्चात प्रभु राम बोले, हे लक्ष्मण, मेरे अनुज भ्राता, छूत अछूत का भेद ईश्वर ने नहीं मनुष्य ने बनाया है। लोगों के दिल में झांक कर देखो, सभी एक समान हैं। इस सबरी के बेर झूठे नहीं मीठे हैं लक्ष्मण, क्योंकि वो प्रेम से अर्पित किए गए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। हर इंसान बराबर है। सदियों से जातिवाद ने हमारे समाज को गुमराह किया है। जिन लोगों को अछूत कहा जाता है, ये उसी हरि के बच्चे हैं जिसने हम सबको बनाया है। हरिजन को हर नागरिक की तरह समान अधिकार होने चाहिए। जातिवाद मानवता के खिलाफ एक पाप है, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको सामाजिक और कानूनी तौर पर मात देकर जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा धर्म है। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 17 स्पष्ट करता है कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का किसी भी रूप से पालन करना एक कानूनी जुर्म है, जिसके लिए सजा भी हो सकती है। प्रभु श्री रामचंद्र, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, इन सभी महापुरुषों ने अपनी भारत माता पर लगे जातिवाद के कलंक को मिटाने की कोशिशें की। पर आज भी जनतंत्र होने के बावजूद आधुनिक भारत में ये हजारों सालों से चली आ रही बीमारी पनप रही है। आज भी कुछ ब्राह्मण जाति के लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, जहां क्षत्रिय जाति के कुछ ठाकुर भी उन ब्राह्मणों की तरह अपने आप को ऊंचा मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था के सबसे कुचले पीड़ित लोग होते हैं दलित, जिन्हें बराबर का इंसान नहीं समझा जाता, जिन्हें गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कोई स्थान नहीं मिलता। वो रहते भी गांव के बाहर ही हैं। प्रगति के मार्ग पर चलना तो दूर, निचली जाति के लोग गांव की सड़कों पर भी नहीं चल सकते। इनके साये को भी मनुष्य समझा जाता है और उन्हें कच्ची पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन हां, दलितों की मेहनत और श्रम से जातिवादियों को कोई आपत्ति नहीं होती। पंडित जी बचा लो मेरे पति को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मेरे पति को। बेटा, बेटा देखो भैया, जो भी गलती है मेरी, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है। जो सजा दे रही है मुझे तो छोड़ दो उसे, मैं कहता हूँ मेरी गलती है ना। और जो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी गलती है ना, तो अब तुम भी भुगतोगे। मुझे छोड़ दो। ये हमारे गांव के लिए एक पाठ है। हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा
कोई गिल्ली डंडा या बैट बॉल का खेल नहीं, जैसी मर्जी आई खेल लिया जाए। जो चलते आया है वही चलता रहेगा। जूता जूती पैर में रहेंगे, पगड़ी सर पे रहेगी। एक बात और, सबको इसी गांव में रहना है, तो इस गांव के हित की बात करनी होगी। ये नहीं कि किसी के सामने भी कुछ भी मुंह खोल दिया। आज जो यहां पे हुआ है ये किसी ने नहीं देखा, समझ गए ना सब? कौन थे? 65 वर्षीय गंगाराम की हत्या सारे गांव के सामने हुई थी। सिर्फ गांव के नहीं बल्कि गांव की पंचायत के सामने हुई थी। दरअसल पंचायत बुलाई गई थी एक खास मकसद के लिए, और वो मकसद था गंगाराम को ठिकाने लगाना। पंचायत को एक फैसला करना था, या तो गंगाराम और उसके परिवार को गांव निकाला दे दिया जाए, या फिर 65 वर्षीय बुजुर्ग गंगाराम को इस दुनिया से ही निकाल दिया जाए। नमस्कार, आइए आइए ठाकुर अमरजीत जी, पधारिए। खुश रहो, खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। ठाकुर साहब, मैं आप ही की राह देख रहा था। आपके बगैर पूजा कैसे शुरू कर सकते? कितना मीठा बोलते हैं आप पंडित जी। आइए पधारिए। चलिए चलिए, आइए जी। अरे हरि भाई, इतने दिनों के बाद। गंगाराम जी, मुंह मीठा कीजिए। भाई पहले मीठी खबर तो सुनाइए। मेरी बेटी साधना की बात पक्की हो गई है। 20 मई को है शादी, आज से ठीक 1 महीने बाद। क्या बात है हरि भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। शादी में तो आना ही पड़ेगा भाई। अब देखिए, हम लोग मंदिर जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए, आप भी चलिए, आशीर्वाद ले लीजिएगा। नहीं गंगाराम जी, मैं कहाँ आपके साथ मंदिर आप लोग आगे बढ़िए, मैं तो बस मिठाई देने आया था। अरे भाई, पहले माता जी का मुंह भी तो मीठा करवाइए। आइए, आओ भाई, आओ आओ भाई, आइए आइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गपुरुणी दुर्गमा दुर्गदानी दुर्गमती दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमहेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदानी नामावली स्तु दुर्गा मम माना पड़े सर्वभय मुक्तो भविष्य न संचय। ओम सर्वमंगल मांगलिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्री अंबिके गौरी। गंगाराम, सठिया गया हो। क्या बात है अमरजीत जी? कौन है ये 3 लोग? ये हमारे दोस्त हैं, देवन हरि गांव से। हरि नाम है इनका, और ये दोनों इनके बेटे हैं। माजरा क्या है? तुम्हारा ये दोस्त और उसके ये 2 बेटे कौन जात के? देखो गंगाराम, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका हूं, इन लोगों का यहां इस मंदिर में आना मना है। तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? इनके चेहरे पे लिखा है, निचले हैं, ये दलित हैं।
अमरजीत जी, पंडित जी, हम पहले भी आप लोगों से कई दफा कह चुके हैं कि हम जात पात को नहीं मानते, ऊंच नीच को नहीं मानते। हम भगवान का घर सबके लिए है, ये मंदिर है, ठाकुरों की जागीर नहीं है ये। चुप करो गंगाराम। ठाकुर साहब इस गांव के कर्ता धर्ता हैं और जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है ठाकुर साहब ही इसका रख रखाव करते हैं। इस मंदिर के अपने नियम हैं और तुम्हारे मानने या न मानने से वो नियम नहीं बदलेंगे। भगवान के घर में सिर्फ भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन होता है और भगवान सबको एक बराबर प्यार करता है। ये ऊंच नीच के नियम सिर्फ पाखंडियों के लिए होते हैं, असली भक्तों के लिए नहीं। खैर, हमारी भगवान से बातचीत हो चुकी है, इसलिए हमें आप लोगों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हरि भाई, चलिए आप आइए। ये गंगाराम बड़ी तरफदारी कर रहा है नीचलों की। अगर इसकी लगाम ना खींची गई तो ये पागल घोड़ा सारे गांव में उधम मचा देगा, गंदगी फैला देगा सारे गांव में। ये अब जो भी कदम उठाना है पंचायत को उठाना होगा और फैसला बड़ी मजबूती से होगा। हमारा धर्म संकट में है पंडित जी। कल जो हमारे गांव के पवित्र मंदिर को भ्रष्ट किया गया, ये कोई पहली बार नहीं था। गंगाराम ऐसे दुष्कर्म पहले भी कई बार कर चुका है। इसे प्यार से समझाया गया लेकिन नहीं माना। लगातार हमारे धर्म पर वार करता रहा है ये। इस आदमी पर प्रत्याक्रमण बहुत जरूरी हो गया। पूरे गांव के सामने, इन पंचों के सामने तुम्हें अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी होगी। तुम्हें एक कसम खानी होगी कि ऐसी नीच हरकत तुम दोबारा नहीं करोगे। देखो, तुमने जो पाप किया है उसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। उसके बाद मंदिर को धोया जाएगा, सबके सामने जाके शुद्धिकरण होगा। एक मिनट पंजी, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। हमें नहीं सुनना आपका यह शुद्धिकरण में भाषण। ये जो दकियानुसी सोच विचार है ना, रूढ़िवादी, इन्हें त्याग दो और बंद करो ये ऊंच नीच का सिलसिला। अरे भैया, देश बहुत आगे निकल रहा है। हमारे जिले से ही सबसे ज्यादा सरकारी अफसर बन रहे हैं। हमारे बच्चे सारे देश में फैलेंगे, विदेशों में जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? क्या खाक वहां छुआछूत का रोग पकड़ के रखोगे? देखिए, अभी भी समय ज्यादा नहीं गुजरा है। सोच को बदलिए, सोच को। सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। अरे ये ब्राह्मणों और ठाकुरों का राज खत्म हो गया भैया। तो क्या तुम्हारा राज शुरू हो चुका क्या गंगाराम? एक बात याद रखो गंगाराम, निचलों से सिर्फ एक पायदान ऊपर हो तुम। सरकार ने ओबीसी क्या कह दिया, पंचायत में जगह क्या दे दी, हमारे सर पर नाच करोगे? पंचो, मैं तो कहता हूं जो आदमी दलितों की हिमायत करता है उसे हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इस आदमी का हुक्का पानी फौरन बंद कर दिया जाए। बंद करवा के तो देखो। जितना ये मंदिर हमारा है पंच, उतना ये गांव भी हमारा है। और हमारा ही नहीं है, हम सबका है। दलितों का है, ओबीसी का है, ठाकुरों का है, ब्राह्मणों का है, सबका है। और उसका भी है जो सिर्फ इंसान है और कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान है। हम मंदिर में सबको लेकर आएंगे, बार बार आएंगे। देखो गंगाराम, गांव के बुजुर्ग हो, गांव की मर्यादाओं के साथ मत खेलो, जल जाओगे। गांव का ठाकुर होने के नाते हमने अब तक लोगों के गुस्से को संभाल के रखा है, लेकिन एक और बार तुमने मंदिर को गंदा करने की कोशिश की तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे। कुछ भी हो सकता है गंगाराम, कुछ भी। गंगाराम एक अलग ही मिट्टी का बना इंसान था। उसने बहुत पहले ही जात पात की जंजीरों को फेंक कर
गांव में हर किसी को गले लगा लिया था। उसकी दोस्ती सिर्फ इंसानियत देखती, जात नहीं। वो निचली जाति के अधिकारों के लिए खड़ा हो जाता। उसकी तमन्ना थी कि दलित भी सीना तान कर अपना हक मांगे, डटे रहें। ये धान बचा के काटो। ऐसे बराबर से काटो। मालिक आप बहुत भले इंसान हैं मालिक, लेकिन इस तरीके से अगर गांव वालों से आप झगड़ा मोल लेते रहेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी मालिक, आपकी भी और हमारी भी। हरिया, जिंदगी खराब होने से रोको, सब मिल के मुकाबला करो। अगर आज तुम लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो आने वाली सारी पीढ़ियां सांस भी नहीं ले पाएंगी। क्या फर्क पड़ेगा मालिक, हम तो सांस रोककर जीना जानते हैं। चलो, मंदिर में जाना मना है हमारे लिए, लेकिन कोई भगवान को हमारे दिल से निकाल सकता है भला? ऊंची जाति वालों के घरों पर हमारा साया तक न गिरे, नहीं गिराते, उससे क्या हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे? मालिक, कभी साया कभी अनदेखा बनकर जीना जानते हैं हम। अब पक्की सड़क से हम जा नहीं सकते, कच्ची सड़क तो है, घर ही तो पहुंचना है। जिंदगी वैसे ही बहुत अभागी है, और झगड़े मोल लेकर किसका क्या हुआ है, जो अब हो जाएगा। काशी, तुम्हारी सोच दिल के लिए मरहम है, दर्द के लिए दवा नहीं है। और फिर पूरी की पूरी जिंदगी एक समझौता बनकर रह जाती है काशी। अरे अगर असली जिंदगी नहीं जिए तो फिर जिंदा होने का क्या मतलब? इज्जत और आजादी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब इतना काहे सोच रहे हो? जो दिल कहता है वो कीजिए। बहुत दुविधा है साधना की अम्मा। अगर न बुलाऊं तो मेरा दिल बैठ जाएगा, और शादी में बुलाऊं तो गंगाराम जी खुद दुविधा में पड़ जाएंगे। हमारी साधना उनके आंगन में खेली है जी। मैं तो कहती हूँ न्योता भेज ही दो, पर साथ में ये भी कहो अगर कोई खतरा हो तो ना आए। हमें बुरा नहीं लगेगा, मजबूरी समझते हैं सबकी हम। अरे हरि भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तनिक गंगाराम जी को बाहर बुलाइए भाभी जी। अरे हरि भाई, आइए आइए, अंदर आइए। नहीं गंगाराम जी, खामखा जात पात का बखेड़ा खड़ा होगा। हरि भाई खड़ा होगा तो बैठ भी जाएगा, और एक दिन खड़ा भी नहीं होगा। हरि भाई, कम से कम आप तो इन दकियानुसी विचारों पर विश्वास मत कीजिए। आइए आइए, अंदर आइए, सोचिए नहीं, आइए। बैठो हरि भाई। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठिए। क्या हरि भाई, बिटिया का शादी का कार्ड देने आए हो और ऐसे पेश आ रहे हो जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। क्या करूं गंगाराम जी, दिल घबराता है। कहीं जात पात का फसाद छिड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हरि भाई, दोस्ती में लेना कैसा और देना कैसा? अरे मुझे न्योता लेना है और बिटिया को आशीर्वाद देना है, बस। यहीं से देना गंगाराम जी, कृपा करके शादी में मत आना। आपको न बुलाता तो चैन नहीं पड़ता मुझे। और हरि भाई, हम अपनी बिटिया की शादी में अगर नहीं आएंगे तो क्या हमें चैन पड़ेगा? हाँ देखो हरि भाई, इस बारी डर को तुम्हारो गोली, समझे? बिटिया की शादी हम आएंगे ही आएंगे। अरे नया जमाना है, नए रिवाज बनाएंगे। हाँ गौरी देवी, जरा हरि भाई के लिए नाश्ते का बंदोबस्त तो करिए। अभी लाती हूँ। भैया हरि, तुम्हें न्योता देने आना ही नहीं चाहिए था। कुछ
कुछ तो गलत होगा ही होगा अब। अरे ये सुअर की औलाद यहाँ क्या कर रहा है? आया होगा मिलने अपने लीडर गंगाराम से। बहुत लीडरी कर रहा है गंगाराम इन पिछड़ों की। सुना है इस हरी की लौंडिया की शादी है। बुलाने आया होगा गंगाराम को। लगता है दोनों का बुलावा आ ही गया। बाबूजी से कहिए ना कि वहां नहीं जाने में ही हम सबकी भलाई है। कैसी बात कर रही हो पूजा? अरे बाबूजी और हरी काका एकदम भाई जैसे हैं। एक साथ खेतों में मिलकर पसीना बहाया है। और उनकी बिटिया साधना, अरे मेरी बहन जैसी लगती है, राखी बांधती है मुझे। उसकी शादी में नहीं जाएंगे हम लोग? ऐसा नहीं हो सकता पूजा। बस कर, मेरी जिंदगी बीत गई तेरे बाबूजी के जुनून को देखते हुए और भुगतते हुए। अम्मा, बाबूजी एकदम सही हैं। देख, तेरे बाबूजी वैसे भी गांव के बड़ों से बैर ले चुके हैं और वो सब लोग तो इस ताक में बैठे हैं कि कब तेरे बाबूजी का पैर फिसले और वो लोग कब हमला करें। किसकी मजाल है जो बाबूजी को आंख उठाकर देखे? चुप रहे। वही समाज सुधारने का सांप तुझे भी डस गया ना। अरे सालों से चली आ रही परंपरा तुम बाप बेटे बदल सकते हो क्या? नहीं। और ये मत भूलो कि ये शहर नहीं है, गांव है, गांव। यहां पर 4 लोगों की राय मायने रखती है। और वैसे भी कुएं से पानी भरने तुम नहीं जाते, हम दोनों जाती हैं। ठकुराइन और पंडिताइन को हमें झेलना पड़ता है। कहीं गांव से निकाला हो गया ना तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के। फिर क्या हरी और उसकी जात वाले हमें जगह देंगे? नहीं देंगे। और वैसे भी क्या हमारे उनकी शादी में जाने से उनकी जात की तरक्की हो जाएगी? नहीं होगी। अगर कुछ होगा ना तो वो होगा हमारे परिवार का नुकसान, हमारे परिवार की बर्बादी। अजय, तुम्हारी अम्मा सही कह रही है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हारी और बहू की जिंदगी बर्बाद करने का। हमारी सोच हम ही को मुबारक। और वैसे भी हमारी जिंदगी अब बची कितनी है। बाबूजी, ऐसी बातें मत कीजिए। अबे ओ निचलों के दलाल, अगर तू सुअर हरी की बेटी की शादी में गया ना तो तेरे इस घर से कभी कोई डोली नहीं उठ पाएगी। अरे तेरा ये घर ही नहीं रहेगा, जला करके फूंक देंगे तुम्हारे इस घर को और साथ में तुम्हारे इस खानदान को भी। अरे अगर निचलों से इतना ही प्यार और हमदर्दी है तो जाओ ना नरक में। नरक में जाके मिलो गले उनसे, कौन रोकता है तुम्हें? और अगर देखना ही चाहते हो ना तो भेजो अपनी बीवी और बहू को हमारे पास। हम बताएंगे कि असली परंपरा क्या होती है। नहीं बचा, नहीं। समझाओ इसे। अब तो हमको हरी भाई की बिटिया की शादी में जाना ही पड़ेगा। बाबूजी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे आपके साथ। तुम्हारे बाबूजी एक दलित दोस्त की बेटी की शादी में गए थे और इसलिए उन्हें जान से मार दिया गया। जी सर। तुम्हारे अलावा और कोई है जो गवाही देगा? पूरे गांव के सामने हमारे बाबूजी को यही कत्ल किया गया था साहब। मैं गवाही की बात कर रहा हूँ। सामने आकर अदालत में बयान कौन देगा? साहब, माँ हमारी पत्नी है
हम तीनों के सामने हमारे बाबूजी को यही मार दिया साहब। वो हरी स्टेटमेंट देगा हमें? जरूर देंगे। हरी काका तो हमारे बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बिटिया साधना तो हमको राखी मानती थी, बहन जैसी लगती थी साहब। अरे बस 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 कुछ रहो। गंगाराम जी, अब आप लोग वापस लौट जाइए। कुरुथ हवा के कुछ लठैत हम पे नजर रखे हुए थे, अच्छी बात नहीं है। आप लोग वापस लौट जाइए। अरे भाई, साधना बिटिया की शादी है, बिना खाना खाए तो हम जा ही नहीं सकते। और सुनो, अगर लठैत लौटे तो उन्हें भी खाने के लिए बिठा देंगे। अब देखो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, देर मत करो। हाँ, और सुनो, जो भी होगा देखा जाएगा। गंगाराम अपने दलित दोस्त हरी की बेटी की शादी में गया, वहां शादी का खाना भी खाया, और ये साथ में खाना खाने वाली बात ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, लास्ट नेल इन द कॉफिन। गांव की ऊंची जाति के ठेकेदारों के अनुसार गंगाराम ने महापाप किया था। वो उनकी सहनशीलता की सारी हदें पार कर गया था। वाह भाई वाह, शराब पीकर खाली बोतलें दूसरों के घरों में फेंकना ये अधर्म नहीं है। किसी के दरवाजे पर जाकर उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देना ये अधर्म नहीं है। अपने किसी अच्छे दोस्त की बेटी की शादी में जाकर शामिल होना ये अधर्म हो गया, महापाप हो गया। वार्निंग दी थी ना पंचों ने तुम लोगों को कि निचलों के साथ उठना बैठना मना है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम ऐसी गैर कानूनी फतवेबाजी को नहीं मानते। दूसरी बात, ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब बराबर। यह हमारी जिंदगी है, जैसा मर्जी में आएगा जिएंगे, अपने बल पर। आप सबको जो भी करना है कर लो। और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों कि आपने अपने गर्दन पर यह जातिवाद का जो भारी मटका बांध रखा है, इसे फेंक दीजिए, वरना तरक्की के मझधार में तैरने के बजाय आप सब डूब जाएंगे। अरे ये जातिवादियों की नैया तो उल्टी गंगा में हिचकोले खा रही है, उस पे आप सब बैठे रहेंगे तो निश्चित ही डूबेंगे। चलो गौरी देवी, चल बेटा। लाठी के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आज यहाँ एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे सारा गांव याद रखेगा और मूत देगा डर के मारे। आज के बाद निचलों की हिमायत करना तो दूर की बात, कोई उनका नाम भी अपनी जबान पर नहीं लेगा। और रही बात धर्म और अधर्म की, तो उसका हिसाब भी आज होकर ही रहेगा। अंदर डालो। दरोगा, जमानत होने तक हमारे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। शांति रखिए ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसके लड़के ने आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, हिरासत में तो लेना ही पड़ेगा हमें।
साहब आपने अभिजीत सिंह और उसके आदमियों को छोड़ दिया? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, उनकी जमानत हुई है, लेकिन एफआईआर में उनके नाम बकायदा दर्ज हैं। चार्जशीट होगी, मुकदमा चलेगा। साहब, अभिजीत सिंह और उसके आदमियों ने पूरे गांव के सामने मेरे बूढ़े बाप की हत्या की है। आप उन्हें सजा दिलवा कर रहिएगा। देखो अजय, सजा दिलवाना कानून का काम है, हमारा काम है बंदे को कानून के सामने खड़ा करना। कहीं सुनी पर हम किसी को खड़ा नहीं कर सकते, लोगों को सामने आकर बयान देने पड़ते हैं। और अब तक तुम तीनों के अलावा एक भी गांव वाला सामने नहीं आया है। कैसे आएगा साहब? पूरे गांव में दहशत का माहौल है, कोई चूं तक नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की, सीधा बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर देंगे, या फिर मेरे बाबूजी की तरह उसकी भी हत्या कर देंगे। हम किसी की हलक में हाथ डालकर स्टेटमेंट उगलवा नहीं सकते अजय, वो कानून की मर्यादा का उल्लंघन होगा। हाँ, तहकीकात जारी रखेंगे, और जब वक्त सही हो चार्जशीट फाइल कर देंगे। एक मशवरा देता हूँ, याद रखो तुम तीनों जिंदा हो, तुम्हारी अपनी जिंदगियां हैं, जीना भूल मत जाना। ऐसे मामले लंबे चलते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से ना। अजय भैया, हम बोले थे मालिक को कि ये कोई लड़ाई है ही नहीं, ये दीवार पे सर पटकने वाला माजरा है। 6 महीने निकल गए, पत्ता तक नहीं हिला, मामला जो का त्यों ही है। बस मालिक नहीं है हमारे बीच में, बेकार में जान गंवा बैठे हैं। संत आदमी थे, हम तो अपने दिलों में उनको जिंदगी भर पूछते रहेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है अजय भैया? कुछ भी तो नहीं। राम जी और गांधी जी को तो लोग आज भी याद करते हैं, उनकी बातों को कौन याद करता है? गलती तो हमारी ही थी, ना हम बुलाते, ना वो जोश में आते, जान बच जाती मेरे दोस्त की। ये केस अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लेकिन इसे अब आपसी दुश्मनी का केस बताया जा रहा है और जातिवाद हिंसा को पूरी तरह से नकारा जा रहा है। लोकल मीडिया के अलावा इस केस को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर मिला ही नहीं। आज के मॉडर्न जमाने में जातिवाद की बनी इस खाई से शायद कई लोग चौंक जाएं और प्रशासन तो शायद इस वाकयात को पूरी तरह से नकार ही दे। लेकिन यह एक कड़वा सच है कि हमारे देश के कई इलाकों में जातिवाद डंके की चोट पर पनप रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, एक आदमी ने शादी के 3 साल बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी जाति उससे छुपाई थी। पत्नी की जाति पति की जाति से छोटी थी। इस जोड़े का एक बच्चा भी था। आखिरकार ये जातिवाद को इस हद तक महत्व क्यों दिया जाता है? संविधान का आर्टिकल 17 छूत अछूत अनटचेबिलिटी को अपराध करार देता है। कुचले हुए तबकों को जातिवाद की खाई से बाहर निकालने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स और योजनाएं बनाई हैं, पर इस सब के बावजूद ये भयंकर साया हमारे समाज का पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्या इसलिए कि जाति के आधार पर बटा समाज का हर हिस्सा चुनाव के वक्त एक वोट बैंक का रूप धारण कर लेता है? क्या यह कहना गलत होगा कि जातिवाद दरअसल एक राजनीतिक रामबाण है, सरकारें बनाने और गिराने में? भगवान राम का शबरी के जूठे बेर खाना, गांधी जी का अनटचेबिलिटी के खिलाफ अभियान चलाना, या फिर हमारे संविधान का आर्टिकल 17, ये सारी बातें हमारे ड्राइंग रूम के इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में उठती रहती हैं। जातिवाद के इतिहास पर
घंटों विवाद होता है, पर हालात की असलियत के अंधेरे में रोशनी की वो एक किरण आखिर आएगी तो कहां से? होप अगेंस्ट होप। बस आशा ही की जा सकती है कि आम आदमी और समझदार प्रशासन जातिवाद की इस खतरनाक दस्तक को सुने और वो सभी कदम उठाएं जिससे हमारे समाज में सही मायने में समानता हो और हर नागरिक को जीने का और आगे बढ़ने का अवसर मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।